दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं के लिए एक रैपिड रिवीजन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए पहला सवाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में संस्करण में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा 42वां स्थान है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स पब्लिश करती है और उसमें वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एनफोर्समेंट सिस्टम जैसे पॉइंट्स को कंसीडर करती है। पिछले साल भी भारत का जो रैंक था वो 42वां था और इस साल वो बदला नहीं है, वही रहा है जो पिछले साल था। अगली स्लाइड है। निम्नलिखित में किस प्रकार की हाइड्रोजन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित होती है? इसका उत्तर होगा ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन से। भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हब होने के लिए 2030 तक 5 मेगावाट मैट्रिक टन उत्पादित करने का लक्ष्य रखता है। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में महिला सशक्तिकरण का स्तर सर्वाधिक है? ये पूर्वोत्तर राज्यों में महिला सशक्तिकरण का स्तर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति और वहाँ के बाजार में उनका पार्टिसिपेशन सपोर्ट सिस्टम जो है काफ़ी बढ़िया है, इसलिए महिलाओं को काफ़ी सहायता मिलती है। अगला सवाल है, भारतीय रेल का पश्चिमी समर्पित माल गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? इसका उत्तर होगा आपका दादरी से जैनपुर, उत्तर प्रदेश के दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। ये 1506 किलोमीटर लंबा है और ये दादरी से नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे के पास, उसको कनेक्ट करता है। अगला सवाल होगा, विज्ञान भारती ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स विज्ञान प्रसार प्रभासी भारतीय अकादमियों से वैज्ञानिक संपर्क किस मिशन के भागीदार है? ये मिशन आहार क्रांति के भागीदार है। इस मिशन का जो स्लोगन है वो है उत्तम आहार उत्तम विचार। भारत के जो आयुर्वेदिक ज्ञान है उससे ये काफी समन्वित है। अगला सवाल है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, समुदाय रिजर्व किसके तहत संरक्षित है? ये संरक्षित है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन। ये अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है और ये जो है अपने संविधान के आर्टिकल 48 ए के अनुसार इसको बनाया गया, इस कानून को। और आज 107 राष्ट्रीय पार्क है हमारे देश में। अगला सवाल है, किस निकाय द्वारा नियमित रूप से वित्तीय समावेशी सूचकांक बनाने और प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व वो निकाय है जो ये सारे सूचकांक बनाता है और ये जो सूचकांक बनाता है उस पर एक्सेस 35%, यूसेज 45% और क्वालिटी 20% का वेटेज दिया जाता है। इसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्ट और पेंशन जैसे विभागों की जानकारियां ली जाती हैं। अगला सवाल होगा, बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा को किस देश ने सर्वप्रथम कानूनी मुद्रा का दर्जा दिया था? डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को पहले जिसने कानूनी मुद्रा का दर्जा दिया था वो था अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर एक ही विश्व में एकमात्र देश था जिसने ये लीगल टेंडर दिया था इस करेंसी को। लेकिन अभी पिछले फरवरी में उनको आईएमएफ से कोई लोन लेना था, इसलिए उन्होंने अपने कानून में बदलाव किया है, जिसकी वजह से उनको कुछ पेमेंट ऐसे हैं जो यूएस डॉलर में करने होंगे। अगला सवाल है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण संबंध करना संबंधित है।
ये संबंधित है आपके पोषकीय पर्यटन से। पोषकीय पर्यटन जो है वो सस्टेनेबल टूरिज्म के 3 जो स्तंभ है वो है पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट। तो वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अगला सवाल है, भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर होगा 1949, 1949 में। 19 सितंबर को किया गया था और रुपये की कीमत 3 रुपये 30 पैसे से 4 रुपये 76 पैसे कर दिया गया था। रुपया के अवमूल्यन को करीब 30.5% के तक कर दिया गया था। ये इसलिए किया गया था कि जो स्टर्लिंग ग्रुप था वहाँ पे भी अवमूल्यन किया गया था। उसके साथ में पेश बनाने के लिए हमको ये करना पड़ा था मजबूरी में। अगला सवाल है, धन शोधन का अर्थ है? आपराधिक स्रोतों से धन प्राप्त करना धन शोधन का अर्थ है। मनी लॉन्ड्रिंग है जो धन के स्रोत को छुपाए रखता है, और FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस पर कंट्रोल रखती है। अगला सवाल होगा, मानव विकास सूचकांक का आधार होता है? इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये UNDP इसको रिलीज करती है और ये 1990 में पहली बार आर्थिक विकास के एक पर्याय के रूप में इसको लागू किया गया था। अगला सवाल होगा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि किसका बेहतर बेहतर सूचक है? आर्थिक विकास का। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2047 तक 14,90,000 अनुमानित है, जो कि इस वर्तमान समय 2,05,324 रुपये है 2024-25 की रिपोर्टों के अनुसार। अगला सवाल होगा, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है? विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का क्या योगदान है, कितना योगदान है भारत का? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 60% है। भारत विश्व के 90% माइका का उत्पादन करता है और भारत में बिहार सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक का उपयोग बिजली क्षेत्र में काफी किया जाता है। अगला सवाल होगा, महीने में आने वाला दूसरा चांद क्या कहलाता है? महीने में आने वाला दूसरा चांद क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा नीला चांद, ब्लू मून। ये कभी साल में 1-2 बार इसकी संभावना होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होता है? ये होता है टार्नेडो। टार्नेडो से मध्य अमेरिका में आता है, और भी ये कनाडा, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, बंगाल की खाड़ी में, न्यूजीलैंड में भी ये आता है। अगला सवाल होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जलप्रपात कावेरी नदी पर है। यहाँ ये दो झरनों का निर्माण करता है, गगन चुक्की और भारा चुक्की। इसी शिव समुद्रम में भारत का सबसे पुराना बिजली उत्पादन केंद्र भी है, जो 1902 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है,
गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने वाले वायुसेना के 4 अधिकारी किस देश में आरंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किए? इसका उत्तर होगा रूस में। ये चारों जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे, इनका जो प्रशिक्षण हुआ था वो रूस में हुआ था। रूस में स्टार सिटी गैगरीन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इनका प्रशिक्षण हुआ था। अगला सवाल होगा, निम्न में से कौन से मानव तत्व शरीर के लिए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं? कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों ही हड्डियों की मजबूती और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। कैल्शियम दूध उत्पाद और अनाज और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन सी जो है मुख्यतः सूर्य के प्रकाश में और तैलीय मछलियों में, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। अगला सवाल है, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन को कभी कभी लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया। लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 साल से 6 साल कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया था। अगला सवाल होगा, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। इन दो लोगों ने किया था। ये परिषद भारत के विभाजन के लिए देख रेख की जिम्मेदार थी। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने इसमें भाग लिया था और सी राजगोपालाचारी को अल्टरनेट मेंबर के रूप में रखा गया था और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, लियाकत अली और अब्दुल रब निस्तार ने इसमें सम्मिलित हुए थे। अगला सवाल होगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में करीब 10,000 लोग जो उत्तरी अमेरिका में युद्धबंदी थे, उनसे ये सेना बनाई थी। अगला सवाल होगा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? इसका उत्तर होगा 1853 में। 1853 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसको सिद्धांततः स्वीकृति दी गई थी। ये लॉर्ड मैकॉले कमेटी की एक ये अनुशंसा थी। इसको 1950 में यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुए थे। अगला सवाल है, सूर्य का प्रभामंडल किससे उत्पन्न होता है? सूर्य का प्रभामंडल किससे उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से सूर्य का प्रभामंडल उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, हर्मटन पवन एक शुष्क धूल भरी उत्तर पूर्वी पवन जो सारा रेगिस्तान से उत्पन्न होती है और पश्चिमी अफ्रीका में बहती है को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर पवन। ये काफी शुष्क होती है जिससे कीड़े मकोड़ों और जीवाणुओं को मार देती है, जिससे लोग बीमार नहीं होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है। और ये अफ्रीका
सहारा डेजर्ट से निकलकर पश्चिमी अफ्रीका के ऊपर से बहती हुई गल्फ ऑफ गिनी में जाती है। अगला सवाल होगा, किसके अंतर्गत थोरियोनाइट, एलेनाइट तथा मोनजाइट खनिजों को शामिल किया जाता है? इसका उत्तर होगा थोरियम। थोरियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है। इसकी खोज 1828 में जोस जैकब बर्जेलियम ने की थी और थोरियम का उपयोग जो है वो यूरेनियम 233 के उत्पादन में किया जाता है। अगला सवाल है, किस मराठा पेशवा ने 31 दिसंबर 1802 को बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये हस्ताक्षर किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। इस संधि के काफी दूरगामी परिणाम हुए और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना में काफी सहायता मिली इससे। अगला सवाल होगा, अमरनायक प्रणाली का संबंध किस शासक से है? इसका उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य से इसका संबंध है। ये एक सामाजिक शासकीय व्यवस्था थी जिसमें इनको भूमि वगैरह से लगान इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था और उसके बदले में ये जो है सो राजाओं को सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। अगला सवाल होगा, फ्रांसवा बर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे? फ्रांसवा बर्नियर किसके चिकित्सक थे? ये थे दारा सिकोह के चिकित्सक थे। यह मुगल दरबार में 1650 से 1668 तक था और इन्होंने एक किताब लिखी है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश फर्म सूरजमल नागरमल ग्रुप ने खरीद ली थी? मैक्लियोड नाम की फर्म को इन्होंने खरीद लिया था। उनका जो जूट का बिजनेस था वो सूरजमल नागरमल ग्रुप ने खरीद लिया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा का आरंभ कब हुआ? सत्रह में ये शुरू हुआ। इसको प्रारंभ किया गया था ब्रिटिश सैनिकों के इलाज के लिए। बाद में इसको 1943 में आर्मी मेडिकल कॉप के रूप में जाना गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय और चीन से व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया? इन्होंने खो दिया था 1833 में। 1833 अधिनियम द्वारा उनसे ये सारे अधिकार ले लिए गए थे। अगला सवाल होगा, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? इसका उत्तर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी बनारस में। अगला सवाल होगा, सिंधु नदी की सहायक नदी जो भाखड़ा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है?
सतलज नदी है। भाखड़ा नंगल बांध की क्षमता 1204 मेगावाट है। अगला सवाल है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा लोकमान्य तिलक ने 1881 में इसकी स्थापना की। अगला सवाल है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इसका उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल। अगला सवाल है, भारतीय सेना के संदर्भ में पिनाका क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, डीआरडीओ ने बनाया। ये 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर कर सकती है। अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। इसके लिए कम से कम 50 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध नेहरू जी के प्रधानमंत्री होते हुए लाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला है? इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। अगला सवाल है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इसमें साइट्रिक एसिड, विटामिन सी, मैलिक एसिड वगैरह भी टमाटर में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? इसका उत्तर होगा एक आंतरिक परावर्तन होता है। अगला सवाल है, निद्रालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ये ट्रिप्नोसोमा की वजह से होती है। अगला सवाल है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन के दरमियान उन्होंने ये नारा दिया था। अगला सवाल है, सिख परंपरा के किस गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी 1574 में। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड एलनबरो ने इसका विलय, सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में किया था 1843 में। अगला सवाल है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है?
इसका जवाब होगा, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल है, संविधान में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। ये वर्णित है अनुच्छेद 61 में। अगला सवाल होगा, अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है अमेजन नदी। अगला सवाल होगा, ग्रीन मफलर संबंधित है। इसका उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए ग्रीन मफलर में पौधों और झाड़ियों का रोपण किया जाता है सड़कों और औद्योगिक क्षेत्र के आसपास। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। नई दिल्ली में 1980 में इसकी स्थापना की गई और यह पर्यावरण से संबंधित एक संस्थान है। अगला सवाल है, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? इसका उत्तर है चोकला। चोकला भेड़ से बहुत ही अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है जिससे गलीचा बनाया जाता है। और भी कई प्रकार की भेड़ें हैं जिनसे ऊन मिलता है, उसमें लोही, नाली, चित्रांगनी वगैरह है। अगला सवाल है, बिना रिजर्व रखे कागजी मुद्रा का चलन में ले आना कहलाता है। फिरिश्वरी इशू कहते हैं उसको। अगला सवाल है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इसका उत्तर होगा कोशिक प्यूपा। जब वो प्यूपा होता है उस समय वो वाणिज्यिक तंतु को पैदा करते हैं, शरीर के चारों तरफ रेशे को लपेटते जाता है। अगला सवाल है, टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की जीवनी है? इसका उत्तर है असलम शेर खान। इस किताब के लेखक हैं मोतीन खान। इन्होंने 1982 में ये किताब लिखी। अगला सवाल है, टेनिस की ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन स्पर्धाएं क्या कहलाती हैं? इनको ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहते हैं। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। रिसाइकिल बिन में सभी डिलीट की हुई फाइलें मिलती हैं। अगला सवाल है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला सवाल है,
वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहते हैं? विलियम जी मॉर्गन को। 1895 में उन्होंने इसको बनाया था। इसका ओरिजिनल नाम मिंटोनेट था। और वॉलीबॉल जो शब्द है, इसको एक खिलाड़ी देखने वाले दर्शक अल्फ्रेड हॉलस्टिड ने 1896 में इसको वॉलीबॉल नाम दिया। अगला सवाल है, पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा के समय का अंतर होता है? इसका उत्तर होगा दैनिक गति के कारण। अगला सवाल, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त करने का लक्ष्य है? इसका उत्तर होगा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। अगला सवाल, राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी है। 1927 में इसको पहली बार खेला गया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 324। अगला सवाल है, गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? इसका उत्तर होगा उसका प्रतिरोध घटता है। अगला सवाल है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना मानक क्या है? मर्कल्ली स्केल। अगला सवाल है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी? उसका उत्तर होगा पियरे साइमन लैपलेस ने। अगला सवाल है, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होते हैं? इसका उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रोजगार होते हैं जो अर्थव्यवस्था विकसित होती है। अगला सवाल है, हिंदू विकास दर इनमें से किससे संबंधित है? सकल घरेलू उत्पादन से हिंदू विकास दर संबंधित है। अगला सवाल है, कौन विश्व विकास शस्त्रों का सृजन करता है? इसका उत्तर होगा विश्व बैंक विकास स्तरों का सृजन करता है और जारी करता है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।